नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली दुबे और आज हमारे साथ परिचर्चा के लिए साथ हैं डॉक्टर पारितोष मिश्रा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे बच्चों के पालन पोषण के विषय में। मनोज तिवारी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? देखिए, इस समय तो गर्मियों का समय है और थोड़ा व्यस्तता रहती है वैसे, और बस रोज़ की जैसे ओपीडी होती है, काम होता है, उसी में आजकल व्यस्त है। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बच्चे को जन्म देना हर मन का सपना होता है और बच्चे के जन्म के बाद एक बहुत लंबा समय उसके पालन पोषण में भी जाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ठीक तरीके से कैसे बच्चे का पालन पोषण किया जाए। इस विषय में जो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से बच्चे का जो सही पालन पोषण है वो कब शुरू होता है, माँ के पेट से या जन्म के बाद? देखिए, ऐसा है, कोई चीज़ ऐसे एकदम से शुरू नहीं हो जाती। पालन पोषण जो है, इसकी जानकारी किसी को है पहले से कि नहीं है, ये पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये जब भी कोई मातृत्व की तरह सोचता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, जब वो लोग एक फैमिली की तरफ बढ़ते हैं एंड व्हेन उनको लगता है कि अब हमको बच्चे होने चाहिए, आई थिंक उसी समय उनको ये समझना चाहिए कि बच्चे होंगे तो या जैसे उसके बारे में हमको कैसे उनकी देखभाल करनी है। तो ये पहले से थोड़ा उनको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल जो सिस्टम है उसमें आजकल जो चेंजेस आए हैं, एक न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन गई हैं, उसमें ये चीज़ लोग भूल गए हैं या उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो सर, जैसा आपने अभी बताया, इसका मतलब ये है कि माँ जो है वो अपने अनुभव से ही बच्चे का पालन पोषण करती है, क्योंकि बच्चे कुछ बोल तो पाते नहीं हैं। तो कुछ ऐसी खास बातें होंगी शुरुआती दौर में जो माँ को ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या होंगी आपके हिसाब से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि माँ अपने अनुभव के हिसाब से करती है, लेकिन अनुभव कुछ समय बाद आता है। जब तक उसको अनुभव आता है नहीं है, तब तक बाकी लोगों के अनुभव से उसको काम करना पड़ेगा। और इस वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स और जो घर के एल्डर्स हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका बहुत रोल है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कई बार जो चीज़ हमको पता नहीं होती, हम कहीं से सीखने की कोशिश करते हैं। कई बार हम मीडिया से सीखने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट से सीखने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में हो सकता है कि हम सही चीज़ सीख जाएं, हो सकता है हम गलत चीज़ भी सीखें। ये हमको इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, कुछ गलत भी है कुछ सही भी है। ये कौन डिसाइड करेगा कि सही है गलत क्या है? तो कायदा ये होना चाहिए कि हमको एक प्रॉपर आदमी के पास पहुंचना चाहिए, किसी डॉक्टर है या जो इसके बारे में जानकार है, उसके पास पहुंच के हमको इसकी जानकारी लेनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ सही नहीं होगी तो बच्चे की परवरिश शुरू से सही नहीं होगी, तो आगे उसका भविष्य सही हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो पहले जो 3 महीने होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल होते हैं किसी भी बच्चे के जन्म के बाद। तो आपके हिसाब से पहले 3 महीने कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब भी बच्चा होने वाला होता है तो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं वो लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ऐसे समय में सबसे पहला गाइडेंस लेडी डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर किसी कारण से वो गए हैं, देखिए आज के समय में क्या है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप गए हैं डॉक्टर के पास और अगर उसने नहीं बताया तो आप पूछें उनसे कि देखिए, अब मैं जैसे है कि अगर पहला 3 महीना है तो मुझे क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि 90% क्या होता है कि जो पेशेंट मेरे पास आते हैं जब बच्चा पैदा होने के बाद, और उनको अगर मान लीजिए कि फीडिंग नहीं हो रहा है, मिल्क नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ जो है ये पहले ही फर्स्ट जो सिटिंग होती है उसी समय एवेल्यूएट होना चाहिए कि वो जो है मदर, उसका क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस है, कैसी है वो, हेल्थ उसकी कैसी है, वो आगे जाके इसको कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और पहले 3 महीने में बच्चे का विकास कैसा होगा, उसका खान पीन कैसा होगा, ये सब चीज़ डॉक्टर को देखना है। शुरू की जो मेडिकेशंस हैं, ये सब चीज़ उसको देखना है। और जो अगर कहीं लगे तो उसको पूछना चाहिए कि हमें और क्या करना है। इंटरनेट पे नहीं जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से कायदे से पूछना चाहिए और उसके आगे करना चाहिए। तो सर, ये तो हो गई पहले 3 महीने की बात। अगले 3 महीने में आपका क्या विचार है या क्या सुझाव है कि अगले 3 महीने क्या बदलाव करने चाहिए या क्या चेंजेस लाने चाहिए? ये सारी चीज़ें जो है मेडिकल साइंस में बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं कि 9 महीने का जो पूरा जो टेन्योर होता है
उसमें हर ट्राइमेस्टर की बात होती है, इसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं, पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर, तीसरा ट्राइमेस्टर। तो पहला ट्राइमेस्टर की अपनी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसमें क्या खान पान होना चाहिए, उसमें कितनी डाइट होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग देखिए बच्चा होने वाला है तभी बहुत ज़्यादा डाइट चालू कर देते हैं, तो क्या मोटा हो जाता है, चल फिर नहीं पाती, ऐसा भी नहीं करना है, ओवरडू भी नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिस समय भी जो भी चीज़ें हैं, और माँ का ख्याल सिर्फ खाने पीने में नहीं रखना है, साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट रखना है। तो अगर माँ साइकोलॉजिकली जो है स्ट्रांग नहीं होगी तो वो मातृत्व को आगे नहीं वो कर पाएगी। उसको कुछ समय मिलना चाहिए, उसको पूरी तरह से काम भी करना है, लेकिन उसको कुछ समय ये भी मिलना चाहिए कि वो अपने बारे में और कुछ आगे सोच सके और अपना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रख सके। तो सर ये तो हो गई 6 महीने की बात हमने कर ली। अगले 6 महीने क्या ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए? देखिए, जो थर्ड ट्राइमेस्टर है ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इस समय प्रिपरेशन हो रहा होता है कि अब जो है कभी भी आगे चाइल्ड की डिलीवरी हो सकती है, बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। तो बच्चा जो आने वाला है उसके लिए जो तैयारी है वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयारी, कि मदर कितना तरह से रेडी है कि वो तुरंत, और इसके लिए सब लोग को जागरूक करना है। कई बार क्या होता है, बाकी सब लोग को पता होता है कि ये ज़रूरी है, लेकिन वो पहले से सोचे बैठे रहते हैं, पहले से उन्होंने बॉटल खरीदी होती है, पहले से उन्होंने दूध खरीदा होता है, ये सब चीज़ रेडी रखते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस सबसे पहले डॉक्टर को बतानी चाहिए उसको, कि जब बच्चा पैदा होगा तो आपको ये चीज़ करनी है इमीडिएटली आफ्टर दैट। ये होने के बाद बताने का समय नहीं होता, ये पहले से उनको तैयार रखना होता है कि जैसे बच्चा पैदा होगा तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, विद इन द फर्स्ट आवर करानी है। और इस चीज़ के लिए और कुछ नहीं करना है, सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पहले से काउंसिल बता के रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि आप और कुछ करेंगे, और माँ का सेहत सही रहेगी तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा। जी। अब सर मान लीजिए बच्चा पैदा हो चुका है, उसका पालन पोषण ठीक तरीके से हो रहा है, मान लेते हैं बच्चा 1 साल का हो गया। तो जब बच्चा 1 साल का हो जाता है उस दौरान या उस वक्त क्या ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, या जो सुझाव आप देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, बच्चा 1 साल होने के मैं पहले बताऊंगा, जब बच्चा जो पैदा हो रहा है और 1 साल का हो रहा है, ये बड़ा गैप है। इसमें जो है पहले 6 महीने में ये ज़रूरी है कि मदर को पूरी तरह से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि बच्चा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, बच्चे को कोई तरह की डिजीज़ नहीं पकड़ती, उसको हर तरह का जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिलता है, ना आयरन की कमी होती है, ना कोई चीज़ की कमी होती है। हर मिल्क से बेहतर मदर मिल्क होता है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे को पूरा टाइम देना। कई आजकल क्या है, वर्किंग मदर्स हैं, फैमिली में समय नहीं है लोगों के पास, तो जितनी भी आपकी अगर आप देखें जो छुट्टियां हैं, जो लीव मिलती हैं, उनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए। वहाँ पे जितना समय बॉन्डिंग आप बच्चे के साथ शुरू में देते हैं उतना बच्चा इमोशनली भी स्ट्रांग रहता है आगे। और मदर एंड चाइल्ड बॉन्डिंग जितनी अच्छी होती है, पेरेंटल बॉन्डिंग जितनी अच्छी होती है, फादर भी समय निकाल के ज़्यादा दे। लोग बोलते मदर ही छुट्टी ले, सर फादर, अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, अब इंडिया भी उसमें आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे मैटरनिटी लीव बढ़ाई गई है। ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ मैटरनिटी लीव 2-2 साल करी गई हैं। तो इस चीज़ को देखते, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी है ये। अगर आप बच्चे को टाइम नहीं देते तो बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं डेवलप होती, और वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे के लिए। तो 1 साल के अंदर बच्चे को पहले बॉन्डिंग डेवलप करना, बच्चे को सही खान पान शुरू से चालू करना। 6 महीने के होने के बाद आप खान पान चालू कर रहे हैं, अगर आप खान पान में कुछ भी चालू कर दे रहे हैं, आप बने बनाए फॉर्मूलाज लेके दे रहे हैं, तो मानी बात है कि उसमें आपका जो एक अपना जो बना के देने का जो प्यार है वो तो नहीं जा रहा है। वो घोल के तो कोई भी दे सकता है, सी यू जस्ट हैव टू हायर। आप एक लोगों को 10,000 में रख लीजिए, वो खिला के देता रहेगा। माँ का रोल कहाँ आया? माँ का रोल और पेरेंट्स का रोल आता है कि बच्चे को सही दिशा में ले जाना, सही चीज़ सिखाना, इसी तो पेरेंटिंग बोलते हैं। तो सही चीज़ क्या सिखाना? जो घर का खाना है, जो प्रॉपर सेहतमंद खाना है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये हम सिखाएंगे उसको। अगर 6 महीने से नहीं चालू करेंगे सिखाना तो वो एकदम से नहीं सीखेगा। पहले वो बाहर का फॉर्मूला खाएगा और बाद में आप सोचेंगे कि वो और एकदम से नॉर्मल खाना खाने लगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ये आदत हमको 1 साल तक ये डाल देनी है। जब बच्चा 1 साल का हो तो घर में जो खाना बैठ के खा रहे हैं उस तरह से वो खाना खाने लायक बने, ये होना चाहिए। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि 6 महीने ब्रेस्ट फीड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है,
हम लोग आजकल ऐसे केसेस देखते हैं कि कुछ मदर्स ऐसी हैं जो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं या बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती। उस सिचुएशन में क्या कोई ऑल्टरनेटिव है या क्या कोई तरीका है कि बच्चा हेल्दी भी रहे अगर माँ ब्रेस्ट फीड ना कर पा रही हो किसी सिचुएशन में, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए ऐसे बहुत से आजकल लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं देखिए दूध नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन फैक्ट क्या है, ब्रेस्ट मिल्क फेलियर बहुत ही अननोन चीज़ है। अगर आप देखिए हमको कहाँ से सीखना चाहिए, नेचर से सीखना चाहिए। अगर आप नेचर में आंख उठा के देखिए, ह्यूमन बींग को छोड़ दीजिए, बाकी कहीं ब्रेस्ट मिल्क फेलियर आपको नहीं दिखेगा, बल्कि ज़्यादा ही होता है। कई सारे बच्चे होते हैं किसी को दूध की कमी नहीं होती, कोई भी जानवर में आप दूध की कमी नहीं देखेंगे। ब्रेस्ट मिल्क फेलियर जो है ये दिमाग से होता है, टेंशन सबसे बड़ा कारण है, अननेसेसरी टेंशन। एंड ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है आपके पास इजीली। जैसे बच्चा एक बार रोया नहीं कि फट से ऊपर का दूध पिला दिया, आपने सोचा भी नहीं कि वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, हम वेट करें क्या करें। दूसरी चीज़ 90% लोग जो आते हैं वो ऊपर का दूध पिला रहे होते हैं, 6 महीने से पूछे क्या बोले हमको दूध नहीं हुआ। अगर उनसे पूछिए कि आप कितनी बार डॉक्टर के पास गए, इस चीज़ के लिए गए स्पेसिफिकली कि मुझे दूध नहीं हो रहा है और मुझे अपने फीड कराना है बच्चे को, तो आपको शायद एक भी नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत रेयर में ऐसा होता है जो उसके लिए जाते हैं। तो आप डॉक्टर के पास गए कि नहीं? तो ब्रेस्ट मिल्क फेलियर नियरली नहीं होता। ऑल दैट यू नीड टू डू इज थिंक लेस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आराम करिए, बच्चे को फीड कराइए, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, वो बताएंगे तरीका कैसे बढ़ेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। अगर उसके बावजूद नहीं हो रहा तो ऑल्टरनेटिव्स तो अवेलेबल हैं, बट दे आर वेरी रेयरली इट विल बी रिक्वायर्ड। ये गलत फहमी है कि ऐसा होता रहता है, ये बिल्कुल भी नहीं सही है। और स्पेशली अगर बॉटल फीड देते हैं तो ये बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा बॉटल फीड लेने लगता है, फिर माँ का दूध पीना छोड़ देता है। अगर आपको इमरजेंसी में शुरुआत के पहले 2-3 दिन में मिल्क देना भी पड़ा तो वी ट्राई टू गिव बाई स्पून, चम्मच से दीजिए, बॉटल की आदत ना डालिए, ये ज़्यादा है। सर आगे बढ़ने से पहले मैं अब ये जानना चाहूँगी कि शुरुआती दिनों में जब बच्चे की ग्रोथ हो रही है, जब वो 1-1.5 साल का हो रहा है, तो उस समय में ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है या ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में माँ बाप को ये डिसाइड करना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मतलब कब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि देखिए डॉक्टर के पास ले जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई बीमारी है तो ले जाना है, पहली बात। कॉन्ट्ररी टू जो लोग सोचते हैं कि मतलब एलोपैथी मेडिसिन में जाना मतलब कुछ दवाई लिखवाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कायदे की जो मेडिसिन, पीडियाट्रिक मेडिसिन जो बात करें, बच्चों का जो मेडिसिन है, उसमें 80% चीज़ जो पढ़ाई जाती हैं वो ये पढ़ाई जाती हैं कि टू रिकॉग्नाइज़ की प्रॉब्लम है कि नहीं। यानी जिस चीज़ को पेरेंट्स प्रॉब्लम परसीव करते हैं, उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, क्या वो सही में प्रॉब्लम है? सेम वे उसी तरह से बच्चे को तो आपको ले जाना पड़ता है, मंथली चेकअप के लिए भी ले जाना पड़ता है, वैक्सीनेशन के लिए भी ले जाना पड़ता है। तो आपको इन्हीं को यूज़ करना चाहिए समझने के लिए कि जो चेंजेस आप बच्चे में देख रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जब आप हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, क्योंकि आपको वैक्सीनेशन भी कराना है, उसका डेवलपमेंट देखना है कि कैसे उसकी ग्रोथ चल रही है, उसकी ग्रोथ चार्टिंग भी हम लोग करते हैं, तो उस समय पे आपको ये सब चीज़ जो भी आपको डाउट लग रहा हो वो पूछना है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा डाउट है कि बच्चा जो है जैसे इस समय चलना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर ने आपके बताया, और वो नहीं चल रहा है, या कुछ बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है अभी, तो उस तरह से आप उसके लिए स्पेसिफिकली जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ 90% बेटर क्या होती है, फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप में जाना ज़्यादा बेहतर होता है प्रॉब्लम लेके जाने के बजाय। बाकी बुखार पे इस पे तो लोग अपने आप आ ही जाते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, एक चीज़ और सर, अब बच्चों और पेरेंट्स के केस में देखते हैं कि माँ बाप टोने टोटके पे बहुत विश्वास करते हैं। जैसे कुछ हो गया, झाड़ फूक के लिए ले गए, बबूत वगैरह लगाने लगे, इस पर आपका क्या विचार है? हाँ देखिए, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है पहली बात, लेकिन एक और चीज़ कॉमन है, वो ये है कि हर 50 किलोमीटर पे ये चेंज होता है। टोना टोटका, मैं तो बहुत जगह काम किया हूँ, एक मुझे इसका फ़ायदा है कि मैं महाराष्ट्र में भी रहा हूँ, दिल्ली में भी, और कानपुर, इलाहाबाद, कई जगह मैंने काम किया हुआ है, इलाहाबाद फाइनली सेटल हुआ हूँ। तो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो शायद कोई विश्वास करने लायक भी नहीं है। मतलब लोग छड़ी से जला देते हैं पेट पे, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। कोई लोग कान छेदवा देते हैं, स्पेशली कुछ छेद करा देते हैं कहीं कहीं पे, कोई नाक पे, कान पे, इस तरह की चीज़ करते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐसी करते हैं
जो कि मतलब एकदम मतलब अनबिलीवेबल है ऐसा करना। लेकिन इसका कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ये आप देखें तो हर जगह अलग अलग है। अगर कोई चीज़ सही है तो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर पैरास्टामोल से बुखार उतरता है तो पूरे वर्ल्ड में उतरता है, वो टोना टोटका नहीं है। तो टोना टोटका एवरी 50 किलोमीटर चेंज होता है। कई बार तो स्टेथो रखते हैं तो पता चलता है 36 ताबीज होती है इधर पूरे में। इट हैज़ नो मीनिंग। बट लोगों का अपना आस्था, अपना विश्वास है, बट ये अलग चीज़ है। बट इट इज़ इनकंसिस्टेंट। हर जगह हर चीज़ अलग, कोई गांठ बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई काला, कोई नीला, सब धागा बंधे हुए हैं, हर चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें कोई इसका कोई मतलब नहीं है और इससे कुछ होता भी नहीं है। एंड चेंज एवरी 50 किलोमीटर्स। ठीक है। तो सर अच्छा, आज के युग में हम ये देखते हैं कि जैसे एक बहुत ही बिजी और हेक्टिक लाइफ कल्चर है पेरेंट्स का, और इस बिजी शेड्यूल की वजह से पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर या सेंटर्स में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत जगह तो मजबूरी हो सकती है, और जब अगर पेरेंट्स बहुत वर्किंग हैं और न्यूक्लियर फैमिली है, कोई और है भी नहीं सपोर्ट, पहली चीज़ तो ये करनी चाहिए जहाँ तक हो सके सपोर्ट के लिए ऑलवेज ट्राई फॉर अ सपोर्ट। कोई आपके घर में, परिवार में अगर रहने वाले तो उनके साथ रहे बच्चा तो बेस्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी जगह छोड़ना है तो 2-3 चीज़ें, एक तो गवर्नमेंट ने कई चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं और उसको हमको और आगे बढ़ाना चाहिए कि आपके जो वर्क प्लेस है, जहाँ आप काम करते हैं, क्रैश वहीं पे हो। ये चीज़ें काफ़ी आई हैं, बहुत से ऑफिस में चालू भी कर दी हैं कि जहाँ पे भी लेडीज़, अगर 5 से ज़्यादा लेडीज़ ऐसा कुछ हैं तो वहाँ पे क्रैश का वो होना चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे क्रैश चालू हो सके और बच्चे को लेके ही मदर वहाँ जाए और वहीं रखे और बीच बीच में उसको विजिट करें। बिकॉज अगर आप कहीं और छोड़ते हैं तो उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, चाहे जो भी हो। केयर गिवर्स होते हैं और पेरेंट्स होते हैं। तो उसमें जितना हो सके बच्चे को टाइम देना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जितना आपके लीव हो वो यूज़ करिए, जितना टाइम हो स्पेंड करिए। बाद का जो टाइम जितना भी स्पेंड करेंगी, ये जो टाइम है वापस नहीं आने वाला है। तो इसलिए शुरुआत का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रैश जहाँ तक हो वर्क प्लेस के पास में या वर्क प्लेस में ही हो तो वो बेस्ट है। ठीक बात है सर। ये डिस्कस करते करते ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, वो ये कि आपके हिसाब से बच्चे का जो एक प्रॉपर एक वजन होना चाहिए, वेट बच्चे का, उसमें कितनी सजगता चाहिए पेरेंट्स को, मतलब कितना सजग होना चाहिए उसमें? एक्चुअली वेट को लेके ज़्यादा सजग है। वेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं वो पहले 6 मंथ्स में 1 से 2 किलो कम वेट गेन करते हैं, और जो बच्चे शुरुआत के 6 महीने में 1 से 2 किलो एवरेज से कम गेन करते हैं कंपेयर टू बॉटल फेड बच्चे से, उनके पूरे लाइफ में उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ की चांसेस कम होती हैं, 10 टाइम्स कम हो जाती हैं। सो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि वेट बहुत होना चाहिए। यस, एक एवरेज वेट गेन होना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा वेट गेन कर ही नहीं रहा है। तो एक वो दिया गया है, मानक दिया गया है, देयर इज़ रिटन, वो बहुत से चार्ट्स अवेलेबल हैं, उसके लगभग उस हिसाब से होना चाहिए, उसके 50th परसेंटाइल के आसपास चलना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि कितना वेट है, मेन इंपॉर्टेंट होता है ट्रेजेक्ट्री, कि अगर आपका वेट 2.5 किलो था उसके हिसाब से वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जिसका वेट 3.5 किलो था बर्थ पे, वो कुछ अलग बढ़ेगा, तो थोड़ा सा फर्क हरदम रहेगा, लेकिन उसका ऐसा ट्रेजेक्ट्री इंपॉर्टेंट है। एक वेट इतना होना चाहिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेट एक रेगुलर कंसिस्टेंटली बढ़ना भी चाहिए, बढ़ा हुआ वेट नीचे नहीं आना चाहिए, या नीचे वाला वेट सडनली बहुत ऊपर नहीं आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं सफलता अपना निशान छोड़ देती है, और सफलता पाने का सबसे अचूक उपाय भी यही है कि किसी सफल व्यक्ति के पद चिन्हों पर चला जाए। तो क्या आप भी ढूंढ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने की इस अंधी दौड़ में सही मार्गदर्शन? अगर हाँ, तो आज ही जुड़िए पांडे क्लासेस के साथ। यहाँ आपको मिलेगा IIT JEE, NEET, 9th-10th प्री फाउंडेशन कोर्स, 11th-12th फाउंडेशन कोर्स के अलावा NDA, एयरफोर्स और नेवी में सफलता का लंबा रिकॉर्ड। पांडे क्लासेस पर हमारा मानना है कि एक मजबूत नींव पर ही एक सफल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इसी विचार के साथ हम लाए हैं अपने अभ्यर्थियों के लिए रोजाना क्लासेस, हर 15 दिन पर परफॉर्मेंस टेस्ट, 12 घंटे का डाउट काउंटर और भी अन्य कई प्रकार की सुविधाएं जो आपकी सफलता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। हमारे यहाँ प्रत्येक महीने की 5, 15 और 25 तारीख से नया बैच प्रारंभ किया जाता है।
यहाँ प्रत्येक कोर्स पर ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों की ही सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हम छात्रों को हॉस्टल व परिवहन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। हमारी यूएसपी है सतत अभ्यास और निश्चित सफलता। हमारा लक्ष्य है आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ते देखना, क्योंकि आपकी सफलता ही है हमारी पहचान। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों से अभी संपर्क कर जुड़िए पाटनी क्लासेस से, या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे पते पर विजिट करें हमारा संस्थान। पांडे क्लासेस, आपकी सफलता का साथी। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सर, जो मेरा अगला सवाल है वो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कभी कभार ऐसा होता है घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें माँ बाप के बीच में लड़ाई होने लगती है, या कभी कभार कुछ माँ बाप या बेसिकली फादर ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं बच्चों के सामने। तो आपके हिसाब से इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा बच्चों पर? सही। देखिए, बच्चे जो हैं बेसिकली अपोजिशनल बिहेवियर के होते हैं। अब अपोजिशनल बिहेवियर क्या होता है ये समझिए। अगर आप उनको कोई चीज़ मना करेंगे तो वो ज़रूर करेंगे। ये अपोजिशनल बिहेवियर होता है। तो बच्चे कभी समझाने से समझते नहीं हैं, बट दे फॉलो बाय एग्जाम्पल। वो देखते हैं आसपास कौन क्या कर रहा है, वो इमिटेट भी करते हैं। तो कहने को वो उल्टा करते हैं और देख के वो सही करते हैं। तो दे फॉलो बाय एग्जाम्पल। तो जो आप घर में कर रहे हैं, जैसे आपके घर में हो रहा है, बच्चे उसको फॉलो करते हैं, एटलीस्ट इनिशियली। बाद में तो बहुत सारे लर्निंग, एक बार स्कूल जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो बहुत चीज़ें और भी सीखेंगे। ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ घर पे ही सीख रहे हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के सामने जो माहौल रहे, जो आपका प्रेजेंटेशन रहे, जिस तरह से आप अपने को कैरी करते हैं, कैसे आप हाव भाव, बातचीत, सब चीज़ जो है वो आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और बोलने का तरीका, अगर आप तेज़ बोलते हैं तो बच्चे भी तेज़ बोलेंगे, अगर आप सॉफ्टली और अच्छे से बात करते हैं तो बच्चे भी। आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप कितना रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं तो बच्चे भी उतना रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे। वो शुरुआत में ऐसा ही होना है, बाद में स्कूल में जाएंगे और जगह जाएंगे और चीज़ें सीखेंगे, लेकिन दे फॉलो बाय एग्जाम्पल। तो ऑब्वियसली जैसा माहौल रहेगा घर पे, उसको उसी हिसाब से वो डेवलप करेंगे। अच्छा सर, बच्चे पर किसी प्रकार का कोई मानसिक दबाव ना पड़े, तो इसके लिए क्या सजगता ज़रूरी है माँ बाप में? एक्चुअली जो आप बहुत से लोग को पता नहीं है, बच्चों पे मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। और एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, छोटी सी एक्सपेक्टेशन कि आज इतना खाना तो उसको खाना ही है। ये एक्सपेक्टेशन इतनी बोल सामने जब आती है तो बच्चा टेंशन में चला जाता है कि आज बिना इसको खिलाए माँ बाप पीछे नहीं हटने वाले। तो बच्चे को ओवरऑल शुरू से ही मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर पुश, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो खेलने के लिए हो, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, ओवर नहीं करना चाहिए। काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी है। हमको ज़्यादा समय स्पेंड करना है बच्चे को समझाने में। हम लोग कहते हैं एक बार समझा दिया बच्चा समझ जाएगा, नहीं। यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग, रेपिटेशंस करते रहना है। आपको उसकी इंपॉर्टेंस हरदम बताते रहनी है। धीमे धीमे आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे में चेंज आते हैं। अगर आप उसको कुछ चाहते हैं कि वो करें, प्रेशर दे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार होता है उल्टा ही करते हैं। प्रेशर, हर चीज़ के प्रेशर, अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं करोगे तो इंजेक्शन लग जाएगा, ये नहीं, तो बच्चे को तो हरदम टेंशन है। तो टेंशन शुरुआत से ही चालू हो जाता है। तो वहाँ पे बच्चे आर अंडर एनॉर्मस टेंशन। एंड कई बार जब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं तो टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, और जो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं उनमें थोड़ा सा बेटर होता है। बट देन यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि हमको कैसे हैंडल करना है। दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियरल मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो बिहेवियरल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं बच्चे के बिहेवियर। ठीक है सर, और एक चीज़ ये भी है कि बच्चे बेचारे बड़े नासमझ होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर आपके हिसाब से बच्चों को बताने वाला कोई चाहिए, ठीक है, अगर पेरेंट बहुत बिजी हो, वो जिम्मेदारी ना ले सके, लेकिन उसी टाइम पे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में पेरेंट्स को? अगर वो बहुत बिजी हैं, नहीं सही से टाइम दे पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं पेरेंट्स इसके लिए? देखिए, ऐसा कितना भी हो, तो ऐसा कई बार होता है कि लोग बहुत बिजी होते हैं और आते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। पहले बात तो ये, इसके पहले सोच लेना चाहिए कि जब बच्चा पैदा करने वाले हैं तो हमको उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर फिर भी टाइम नहीं है तो दोनों लोग मिलकर कहीं ना कहीं आपस में स्प्लिट करना पड़ेगा टाइम को। आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा और आप उसको मैक्सिमम स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खेलने के लिए जाना होता है, मैं तो बोलता हूँ कि आप पार्क लेके जाइए, लोगों ने टाइम नहीं है तो ऐसे कि ठीक है, हफ्ते में 2 दिन एक जन समय निकालें, हफ्ते में 2 दिन, इतना तो निकाल पाएंगे, कोई 2 दिन।
जिस समय भी आप निकाल पाएँ। तो 2 दिन एक जन लेके जा रहे हैं, 2 दिन एक जन लेके जा रहे हैं, तो 4 दिन हफ्ते में मिल रहा है, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ट्राई फॉर दैट कि आपको ये मैक्सिमम जो टाइम मिल सके और दोनों लोगों में इसको स्प्लिट कर सकें। कोई सुबह फ्री है तो कोई शाम को थोड़ा फ्री है, ये करके उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर आपने किसी को रखा हुआ है उसके लिए, तो आप उस पर पूरी तरह से निर्भर मत होइए, आपको अपने वॉचफुल आइज़ पे रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकते हैं। सर, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आप बच्चों की किस तरीके से सहायता करते हैं, मतलब चिकित्सकीय सहायता या मनोवैज्ञानिक सहायता? अगर हमें आपके पास आना हो किसी बच्चे को लेके, तो आप किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो भी पेरेंट्स मेरे पास बच्चे को लेके आते हैं, वो सिर्फ लेके आने वाले होते हैं। मेरा जो पेशेंट है वो तो बच्चा है। कई बार पेरेंट्स को भी ठीक से पता नहीं होता। मैं पूछ रहा होता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो 2 प्रॉब्लम एक बताता है, तीसरा प्रॉब्लम हस्बैंड बताता है, फिर कुछ याद करके फिर वो बताता है, फिर मैं पूछता हूँ कि ये भी है, हाँ हाँ ये भी है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को समझना और उसको क्या प्रॉब्लम है, कई बार सारा दारोमदार हम पे ही आ जाता है, और बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है। तो मुझे एज अ डॉक्टर मैं ये देखता हूँ कि मेरा पेशेंट जो है वो बच्चा है, वो कुछ बोल नहीं सकता, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता। पेरेंट्स जो समझ रहे हैं वो बता रहे हैं, मुझे वो भी एनालाइज करना पड़ता है कि वो समझ सही रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और वो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में वो जानकारी रखते भी हैं कि नहीं रखते। उनको कई बार पता भी नहीं होता कि वो सही है कि गलत है। अब जैसे कई पेरेंट्स हैं, उनको नहीं पता होता कि बच्चे को बोलना क्या चाहिए इस समय, वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो ठीक बोल रहा है, या क्या क्या करना चाहिए इस समय एक्टिविटी वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो हमको देखना पड़ता है, और बच्चे किस कंडीशन में है, चाहे वो फिजिकली कंडीशन हो, चाहे मेडिकली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, उसको एसेस करके हमको पूरा उसका सब चीज़ बताना पड़ता है। और पेरेंट्स को ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं कि आप उसको कैसे बिहेवियरली मैनेज करेंगे, और कैसे करने से सिर्फ मेडिसिन नहीं, बाकी जो मैंने कहा उसको कैसे घुमाएंगे, कैसे टाइम देंगे, कैसे क्या क्या करेंगे, जिससे उसका डेवलपमेंट और होता है। तो सर, जब हम जैसे बच्चों के पालन पोषण की और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि आपको क्या लगता है कि माँ बनने से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या कोई ऐसी काउंसलिंग सेशंस हैं जो मदर्स को करनी चाहिए, या उसकी ज़रूरत नहीं है? आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, काउंसलिंग सेशन तो अलग चीज़ हो गई। वो तो जैसे किसी को प्रॉब्लम है तो भी कर सकता है, या अदरवाइज़ चाहे अगर उसको नहीं पता है तो कर सकता है। लेकिन मेडिकल साइंस में ये तो पक्का है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास वो जाते हैं, उनका ये धर्म बनता है कि वो बेसिक्स उनको बताएं कि वो मैटरनिटी के समय में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। जब बच्चा पैदा होने वाला है उसके पहले से कई चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सी बुकलेट्स भी गायनेकोलॉजिस्ट रखती हैं, वो देती भी हैं। कई बार क्या होता है, देने के बाद भी लोग पढ़ते भी नहीं हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में सडनली उनको लगता है कि हमको ये करना चाहिए। हम भी जब एट बर्थ बच्चा जब पैदा होता है तो उन लोगों को एक पूरा एक रिटर्न वो देते हैं बच्चे मदर पर, कई बार वो पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो आपको दोनों तरफ से जागरूकता चाहिए। एक तो डॉक्टर्स को ज़्यादा अच्छे से बताना चाहिए कि प्रिपेयर करना चाहिए कि अब बेबी होने के पहले ही आपको चीज़ें पता हों कई सारी, और दूसरा ये होना चाहिए कि खुद माँ बाप को भी उतना जागरूक हो कि वो अगर वो नहीं कहीं से पता चला है तो उसको पूछें। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए बच्चा जब डेवलप हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, और कोई भी ऐसी समस्या, क्योंकि समस्याएं तो लगी रहती हैं, कोई ऐसी समस्या अगर बच्चे के साथ है, तो क्या कोई ऐसे क्लिनिकल जजमेंट्स या कोई तरीके होते हैं जिनको आप अपनाते हैं बच्चे की समस्या को समझने के लिए? देखिए, डॉक्टर्स के लिए तो ये नॉर्मल है, बिकॉज हम लोग का बेसिक पैरामीटर्स सब मेजर करते हैं। जितने भी बच्चे आते हैं हम लोग उसका वेट, हाइट, हेड सर्कम्फ्रेंस, और जहाँ रिक्वायर्ड है जो भी पैरामीटर्स है वो चेक करते हैं। प्लस उसका डेवलपमेंट देखते हैं कि कब उसने चलना शुरू किया कि नहीं, उसने हाथ से हाथ को सपोर्ट करना चालू किया कि नहीं, उसने हेड नेक कंट्रोल आया कि नहीं, आई साइट का क्या है, वो सब चीज़ असेसमेंट हो जाता है। विद मोर एंड मोर जितना आपका बढ़ता जाता है एक्सपीरियंस, उतना और आसानी से हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो बेसिक गाइडलाइंस उनको फॉलो करें, जो कि पीडियाट्रिशियन जैसे वो चेकअप के लिए आएंगे तो टाइम टू टाइम आ जाएं, वो कम से कम जो महीने के जो चेकअप्स होते हैं उनमें आ जाएं, और फिर आगे 3 मंथली आ जाएं। तो उससे क्या होता है कि वो असेसमेंट डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। उनके लिए ज़रूरी है कि जो उनको बताया जाए, जो गाइडलाइन दी जाए, उसको फॉलो करें। और बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता है, सबको पता होता है 1 साल बच्चा चलना चाहिए,
पता बोलना भी चाहिए 1 साल पे। तो ये सब बेसिक चीज़ें पता हैं और उसी के हिसाब से उनको आगे बढ़ना चाहिए और बीच में जो उनके हेल्थ चेकअप्स हैं उसमें आना चाहिए और उसमें थोड़ा और समझ के नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे करना है वो समझना चाहिए। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, सारी ज़रूरी बातें, पर इसके बावजूद भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक कुशल पालन पोषण के लिए बच्चे के क्या कुछ ऐसा है जो सुझाव आप माँ बाप को देना चाहें जो हम पूछने से रह गए हों? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो कुशल पालन पोषण इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको फ्यूचर अच्छा चाहिए तो बच्चे का पालन पोषण अच्छा होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी चीज़ हम कहीं से भी सुन लें वो ना करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहीं पाई गई हैं कि बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले हम कोई भी इधर उधर सुनी बात हम उसको पहले ट्राई करते हैं, फिर और भी कुछ ट्राई करते हैं, फिर किसी ऐसे अनक्वालिफाइड के यहाँ चले जाते हैं, दिखा लेते हैं, झोला छाप के यहाँ चले जाते हैं और जब प्रॉब्लम बढ़ती है तब आते हैं। तो ये चीज़ नहीं करके, बिकॉज उसमें क्या होता है डबल पैसा खर्च होता है, ट्रिपल बल्कि खर्च। किसी ने कुछ सुझाव दे दिया वो ले आया, कुछ कर दिया वो ले आया, फिर झोला छाप कर वो उसने भी कुछ दवाई दे दी, तो आपके हज़ारों रुपये पहले खर्च हो चुके होते हैं और फिर आप परेशान होकर पहुँचते हैं और पता चलता है कि 200 रुपये की चीज़ थी, कुछ भी नहीं था। तो डोंट वेस्ट योर टाइम और जो जानकारी वो सही जगह से लीजिए, सही लोगों के पास जाइए, क्वालिफाइड लोगों के पास जाइए एंड पुट योर सेल्फ अक्रॉस। मतलब आप पूछिए क्वेश्चन, जब डॉक्टर के पास जाइए उससे 15 मिनट लीजिए, उसके पास क्वेश्चन रखिए, समझिए, नहीं समझ में आया दोबारा पूछिए, आस्क एंड आस्क टिल यू नो, समझ में आ गया कि हाँ, तब तक आप पूछिए और उसको फॉलो करिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब का, और हम आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिए और अगर कोई सवाल हो तो आप डॉक्टर साहब से सीधे संपर्क भी कर सकते हैं।